कि लालू प्रसाद ने एक ऐसी लिस्ट भेजी है जिस लिस्ट को लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों अलर्ट मोड में हैं। तो महागठबंधन अपनी स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर चुका है। आखिर सुबह सवेरे तेजस्वी यादव ने मीटिंग क्यों बुलाई? 2024 के चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियां शुरू हो गई हैं और इन तैयारियों में खास करके अगर देखा जाए तो महागठबंधन अपनी स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर चुका है। आज कर्नाटक में शपथ ग्रहण है और वहां नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा नेता पहुंचने वाले हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इतनी इमरजेंसी दौरा के बाद आखिर सुबह सवेरे तेजस्वी यादव ने मीटिंग क्यों बुलाई और अपने सबसे जो वरिष्ठ सदस्य हैं, कोर टीम के हिस्सा हैं, उन्हें बुलाया है। सुबह सुबह निश्चित रूप से हमने आपको खबर में बताया भी था कि सुबह सुबह बुलाने के पीछे का कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। खबर ये आ रही है कि लालू प्रसाद ने एक ऐसी लिस्ट भेजी है जिस लिस्ट को लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों अलर्ट मोड में हैं। ये लिस्ट कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो भारतीय जनता पार्टी के 17 सीट हैं उन पर मजबूत कैंडिडेट का नाम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद ने भेज दिया है और ये फाइनल लिस्ट है। इसमें कोई संशोधन होने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद चीज़ों को और समीकरण को बेहतर ढंग से समझते और उस पर काम करते हैं। 2015 में भी जब कोई नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया जा सकता है तो उन्होंने अपराजेय भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे दी थी। ये लालू प्रसाद का ही स्ट्रेटजी था। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को सामने करके उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके उन्हें लड़ाई से बिल्कुल बाहर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी से खुद लड़ाई ली। उस लड़ाई का नतीजा हुआ कि बेदाग बच गए नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठ गए। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो सभी विपक्ष एकजुट हुए थे। आज भी विपक्ष एकजुट हो रहा है। उससे पहले बिहार के 40 सीटों में से जो भारतीय जनता पार्टी के पास 17 सीटें हैं उसके लिए कैंडिडेट और कौन दल लड़ेगा ये सब कुछ फाइनल कर दिया गया है। अगर हम आपको आंकड़ों के हिसाब से बताएं तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा चर्चा वाला सीट है वो है गिरिराज सिंह का। 2019 में गिरिराज सिंह जब बेगूसराय भेजे गए तो उन्होंने यहाँ तक कि नीतीश कुमार से भी मदद मिली थी और नीतीश कुमार उनके मंच पे जाकर के उनके लिए वोट मांगे थे। ये एक अलग नज़ारा था, लेकिन इस बार नज़ारा बदलने वाला है। सबसे पहले बेगूसराय के सीट पर उंगली रखा है लालू प्रसाद ने और इस सीट को महागठबंधन में भूमिहार कैंडिडेट देने की बात कही गई है। नाम फाइनल है, नाम अब तक स्पष्ट हमारे पास नहीं आया है, लेकिन भूमिहार कैंडिडेट होगा और कांग्रेस से होगा। ये लगभग फाइनल हो चुका है। अगर बात करें दरभंगा की तो दरभंगा में भी ब्राह्मण बहुल क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन यहाँ अल्पसंख्यकों की बड़ी भीड़ है। जहाँ एक तरफ पहला सीट उन्होंने बेगूसराय का कांग्रेस को दिया है, वहीं दूसरा गोपाल जी ठाकुर है दरभंगा से, अभी वर्तमान सांसद। उनके खिलाफ अल्पसंख्यक समाज के आरजेडी के कैंडिडेट होंगे। कौन होंगे आप संभावित नाम समझ सकते हैं और इसको लेकर के अब तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि एक पुराने नेता हैं जो लालू प्रसाद के बहुत करीबी रहे हैं, बीच में नाराजगी हो गई थी, वो वापस आ सकते हैं और उन्हें गोपाल जी ठाकुर के विरुद्ध दरभंगा चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये बातें कही जा रही हैं। सिंबल होगा आरजेडी का और कैंडिडेट होंगे किसी और दल का। देखिए क्या होता है। ये तो अभी हमारे पास जो लिस्ट आई है उसकी विवेचना कर रहे हैं। उसके साथ मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में अजय निषाद को कड़ी टक्कर देने के लिए एक सहनी उम्मीदवार को खोजा जा रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इसके लिए मुकेश सहनी को ऑफर दे दिया गया है, लेकिन अभी तक मुकेश सहनी ने हामी नहीं भरी है। मुकेश सहनी अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि उन्हें किस गठबंधन में जाना है या फिर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना है। अब इस बात को लेकर के मुजफ्फरपुर में भी महागठबंधन का उम्मीदवार होगा, ये लालू प्रसाद ने तय कर दिया है और देर सवेर उनके नज़र में जो नाम है वो फाइनल हो जाएगा, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो वहीं बात करें शिवहर की तो शिवहर की कहानी आपको पहले से पता है। शिवहर में अभी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की ये जो भी सीटें हम बता रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, जिसको लेकर के हम लगातार कहते आए हैं कि आखिर
इन सीटों को किसके पाले में दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और राष्ट्रीय जनता दल क्या ये सभी सीटें अपने हिसाब से लड़ेगी? क्या नीतीश कुमार सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों को लड़ाएंगे अपनी 16 सीटों के अलावे? लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आया है और शिवहर की सीट जनता दल यूनाइटेड को गया है, जिसमें रमा देवी को हराने के लिए किसी राजपूत उम्मीदवार को वहां से उतारने की तैयारी चल रही है। इधर बीच में आपने देखा भी होगा कि किस तरह से जो प्रकरण आनंद मोहन वाला आया वो भी इसका हिस्सा बन सकता है। तो वहीं सारण की बात करें तो राजीव प्रताप रूडी जो लगातार लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय जनता दल को हराते आ रहे हैं, इस बार उन्हें भी पटकनी देने का, क्योंकि महागठबंधन एकजुट है, तैयारी शुरू हो चुकी है और राजीव प्रताप रूडी के जगह पर राष्ट्रीय जनता दल से कोई यादव कैंडिडेट खड़ा होगा, इसकी भी तैयारी और फाइनल लिस्ट तय कर दिया है लालू प्रसाद ने। अगर बात आरा की करें तो आरा में भी टक्कर जबरदस्त है। आरा की कहानी कहने से पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में भी संशय की स्थिति है कि आर.के. सिंह को इस बार टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। कहा तो यह जा रहा है कि 60 से ऊपर के जो सदस्य हो गए हैं उन्हें इस बार टिकट से वंचित किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि इधर बीच में आपने देखा होगा डॉक्टर कन्हैया सिंह हैं विजन क्लासेस वाले, वो आर.सी.पी. सिंह गुट के हैं और आरा में वो भी लगातार यात्राएं कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और कई कार्यक्रम उनके हो रहे थे। तो एक कैंडिडेट उनके तरफ से नजर आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। हालांकि अभी यह बहुत जल्दी होगा, लेकिन आरा से जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना स्ट्रेटजी चेंज करने की कोशिश कर रही है, तैयारी कर रही है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से ये सीट लेफ्ट को दिया जाएगा। अब तक स्थिति ये रही है कि महागठबंधन बिखरा हुआ रहा है, इसलिए यहां अब तक जीत हासिल नहीं कर पाई है। हालांकि ये पारंपरिक सीट रहा है महागठबंधन का, कांग्रेस के साथ भी इस तरह का होता रहा है कि कांग्रेस को भी बेदखल करके इस सीट पर जो विपक्ष रहा है वही कब्जा करता रहा है। तो वहीं पाटलिपुत्रा की सीट की बात करें तो रामकृपाल यादव का भी टिकट कटने की बात की जा रही है, उनका भी उम्र हो गया है और यहाँ से कोई दूसरे कैंडिडेट, इधर बीच में उनके पुत्र की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन वो भी जल्दबाजी होगा कहना। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यादव कैंडिडेट ही खड़ा होगा, ये बातें भी लालू प्रसाद ने उस लिस्ट में क्लियर कर दिया है। अब इस लिस्ट को लेकर के मंथन का दौर जारी है। तो वहीं पटना साहिब की बात करें तो इस बार रविशंकर प्रसाद वहां के सांसद हैं और कहा यहां तक जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की 40 सीट अपने कब्जा में करने के लिए एक स्ट्रेटजी के तहत पटना से चुनाव लड़ सकते हैं, पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी इस बात को लेकर के भी बहुत जल्दीबाजी प्रिडिक्शन होगा, लेकिन यह प्रिडिक्शन सही हो गया है और इस पर मुहर लग गई है लालू प्रसाद की कि रविशंकर प्रसाद के विरुद्ध इस बार लगातार जो कांग्रेस लड़ती आ रही है और हारती आ रही है, इस बार कैंडिडेट होगा राष्ट्रीय जनता दल का और वो भूमिहार जाति से होगा। ये बातें भी लालू प्रसाद ने क्लियर कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर लोक जनशक्ति पार्टी के पास है, एनडीए का हिस्सा है और काफ़ी मजबूत है, मंत्री भी हैं। इनको हराने के लिए एक बड़ी कहा जा रहा है कि तैयारी की गई है महागठबंधन की तरफ से। हालांकि एक चर्चा यह भी चल रही है कि पशुपति कुमार पारस की जगह चिराग पासवान यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान जमुई में जो उनका पारंपरिक सीट है उस सीट पर वो जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। कल ही उन्होंने जो कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों ने जिस तरह से सतीश कुमार ने गोलबंद किया सबको, वो देख करके ऐसा लग रहा है कि जमुई में उनकी तैयारी जबरदस्त है और आने वाला चुनाव वहीं से लड़ेंगे। लेकिन अगर पशुपति कुमार पारस लड़ते हैं वहां से चुनाव तो निश्चित रूप से वहां इस बार राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार उतारेगी और वो माफ कीजिएगा वो दलित समाज से ही होगा और पशुपति कुमार पारस को कड़ी टक्कर देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ बात करें जमुई की तो जमुई भी रिजर्व सीट है और यहाँ से चिराग पासवान है, उनके खिलाफ जनता दल यूनाइटेड से अशोक चौधरी को उम्मीदवारी देने की बात वकालत लालू प्रसाद ने की। हम चर्चा लगातार आपको कर रहे हैं कि जमुई में जहां एक तरफ चिराग पासवान अपनी मजबूत खूंटा गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं लगातार अशोक चौधरी का भी दौरा हो रहा है और वहां लोगों से मिलने जुलने के साथ साथ कई कार्यक्रम और मीटिंग्स का दौर जारी है। तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद ने जमुई के लिए जदयू को ये सीट अलॉट की है और अशोक चौधरी का नाम आ रहा है।
हो सकता है कि अंतिम समय में इसमें कोई परिवर्तन भी हो, लेकिन वर्तमान जो स्थितियां नजर आ रही हैं उसके अनुसार अशोक चौधरी संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं। वहीं अगर बात करें वैशाली की, तो वैशाली सीट भी लोक जनशक्ति पार्टी के पास है। पशुपति कुमार पारस गुट से वीणा देवी वहां हैं और वीणा देवी के जगह पर राष्ट्रीय जनता दल, अगर वीणा देवी लोक जनशक्ति पार्टी से ही चुनाव लड़ती हैं तो ऐसी स्थिति में संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो इस बार लोक जनशक्ति पार्टी नहीं बल्कि जदयू से चुनाव लड़ सकती हैं। और ऐसी स्थिति में अगर वो ऐसा होता है, वीणा देवी पाला बदलती हैं, तो वो सीट उनके लिए रहेगा। वरना राजपूत उम्मीदवार, वहां एक मजबूत राजपूत उम्मीदवार की खोज अंतिम चरण में चल रही है और राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार यहां उतारेगा। बात बक्सर की करें तो बक्सर की सीट को लेकर के भी जम करके तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि वर्तमान जो सांसद हैं अश्विनी चौबे, वो दिन रात एक किए हुए बक्सर में, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि उम्र का हवाला देकर के इनका भी इस बार चुनाव लड़ना संदिग्ध है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी नजर आ रही है 60-65 के उम्मीदवारों को, कैंडिडेट को इस बार चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, उन्हें अलग जिम्मेवारी दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अश्विनी चौबे अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसके साथ भी, और अगर नहीं लड़ते हैं तो उसके स्थिति में भी वहां से राजपूत कैंडिडेट तैयार किया जा रहा है और ये राष्ट्रीय जनता दल का होगा। आप जगतानंद सिंह का नाम इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। जगतानंद सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके जगह पर चुनाव लड़ने के लिए एक नए कैंडिडेट की व्यवस्था की गई है और वो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ बताएं तो अररिया की सीट अभी वर्तमान में प्रदीप कुमार के पास है, भारतीय जनता पार्टी के हैं, और यहाँ से इस बार फिर से अल्पसंख्यक समाज को यहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है और मजबूती के साथ महागठबंधन अररिया सीट अपने पाले में करने के लिए तैयार हो चुका है। ये पारंपरिक सीट रही है तस्लीमुद्दीन की और उन्हीं के परिवार से किसी को चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल अपने सिंबल पे यहां अररिया की सीट अपने कब्जे में करने की तैयारी शुरू कर चुका है। तो वहीं बात करें महाराजगंज की, तो यहां बड़ी ट्विस्ट है। महाराजगंज में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध इस बार कहा यह जा रहा है कि जनसुराज के हाथ में जाएगा। अब जनसुराज किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं है, लेकिन मजबूती के साथ जनसुराज यहां अपने उम्मीदवार की तैयारी शुरू कर चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सीटों का जो नाम हमने आपको बताया, इसके अलावा और भी करीब 5 सीटें हैं जिस पर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इन 14 सीटों का जो आंकड़ा है, जो आकलन है, वो फाइनल करके लालू प्रसाद ने दिल्ली से पटना भेज दिया है, जिस पर मंथन राष्ट्रीय जनता दल कर रही है और अब नीतीश कुमार की टीम भी मंथन करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इन जो सीटें उसके पास 17 सीटें हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के पास दोनों खेमे मिलाकर 6 सीटें हैं। तो इन 23 सीटों पे कैसे महागठबंधन अपना दबदबा बनाता है और जो 40 सीटों पर जीतने का दावा कर रहा है, उसमें इन 14 सीटों पर कड़ी टक्कर देने की तैयारी हो चुकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात हम ऐसे ही आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।